हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं आपको पीपीएससी बायो की टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज करा रही हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी कोई भी वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो उससे ऊपर की आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ वेदर रडार इन फोरकास्टिंग। देखो, वेदर रडार जो हम यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग के लिए उसका क्या रोल है यहाँ पे वो बताना। बेसिक सी बात है कि उसका यूज़ होता है डिटेक्ट प्रेसिपिटेशन एंड स्टॉर्म्स की, लाइक रेनफॉल होने वाले हैं या वेदर में क्या चेंजेस आने वाली हैं उस चीज़ का उसका पता करने के लिए हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। कौन सी लेयर रहती है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है यूवी को अब्जॉर्ब करने के लिए? वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारा कि ये जो लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी यूवी के अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द कोरियोलिस इफेक्ट इज कॉज बाय। किसकी वजह से ये कोरियोलिस इफेक्ट होता है? ये होता है अर्थ की रोटेशन। देखो, ऐसे ही जब हमारा ये अर्थ रोटेट करता है ना, इस तरीके से हमारा ये कोरियोलिस इफेक्ट कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वाइंड स्पीड और डायरेक्शन को मेजर करता है? तो वो है हमारा एनीमोमीटर। देखो, एनीमोमीटर क्या है ना, कुछ इस तरीके का होता है। देखो, ये आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, अगर आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी फील्ड वगैरह में आपको दिख रहा होगा या कहीं पे कुछ बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है कि वाइंड डायरेक्शन और स्पीड को चेक करने के लिए। The process of the air cooling to its dew point and water vapor turning into liquid is called। देखो, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है कि जो आपका वाटर है वो पहले तो हॉट, जैसे मान लो हमने कोई वाटर को बॉईल किया एंड देन उससे वेपर फॉर्म हुए। ठीक है, लेकिन फिर जब वेपर्स आपके जहाँ कलेक्ट हो रहे हैं या जैसे भी हो रहा है और आपका टेम्परेचर जो है इसकी सराउंडिंग टू टेम्परेचर है, सडनली वो कूल हो जाता है, देन वो वापस से जो वाटर का वेपर है वो लिक्विड के फॉर्म ले लेता है। तो इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि जब हमारा वाटर बॉयल होके अगर आप उसे लाइक कलेक्ट कर लो और टेम्परेचर कूल कर दो तो वेपर्स वापस से कंडेंसेशन के फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच क्लाउड टाइप इज थिन एंड विस्पी ऑफर अपीयर हाई इन द स्काई। ऐसा कौन सा क्लाउड है जो कि विस्पी और थिन दिखता है, स्काई में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है? वो है साइरस। साइरस किस तरह का क्लाउड होता है मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आपको नॉर्मल बहुत बार देखने को मिलता होगा। अगर आप वेदर क्लियर वेदर है आपका, अच्छा सा मौसम है, उस टाइम पे आप ये ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का स्काई में आपको क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं साइरस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड? आंसर इज फ्रंट। उस जो हमारी बाउंड्री होती है दो एयर मासेस के बीच की और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है तो उसको हम फ्रंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द अल नीनो फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर इन द पैसिफिक ओशन। बेसिकली क्या होता है ना, ये अल नीनो फिनोमिना जब आपका जो पैसिफिक ओशन है ना उसका जो अपर सी सरफेस है वो वार्म हो जाता है, उसकी वजह से ना बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं आपके टेम्परेचर, क्लाइमेट्स और अदर जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द सीजन ऑन अर्थ। देखो, जब हमारा सीजन चेंज होता है ना अर्थ का, तो वो उसका जो मेन प्राइमरी कॉज है वो क्या है? वो है चेंजेस इन अर्थ एक्साइल टिल्ट। जब अर्थ टिल्ट करती है ना, देखो कुछ इस तरीके से, जब वो रोटेट करती है या टिल्ट करती है तब हमारा सीजन चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेदर बलून इन मेटेरोलॉजी। ठीक है, क्या काम होता है इस वेदर बलून का? इसका काम होता है कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। डिफरेंट डिफरेंट एल्टीट्यूड पे जाकर ये अपना डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुजीता स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ
क्यों यूज़ किया जाता है फिजिकल स्केल? यूज़ किया जाता है टर्नाडो की, जो टर्नाडोज होते हैं उनकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, या फिर कोई मतलब जो वेदर में चेंजेस आ रहा है कि जैसे आप यहाँ पे स्केल देख सकते हैं, यहाँ से ये है फुजिका स्केल, ठीक है। तो ये बताता है कि कैसे कैसे आपका जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। इट्स लाइक लाइट, मॉडरेट, कंसीडर, और ऐसे मतलब से कंसिडरेबल, और ये जैसे डिवास्टिंग क्या, ये मतलब टर्नाडो आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे ये सब इसके थ्रू आपको पता चल जाता है इस स्केल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस है? वो आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी हमारी कुछ गैसेस होती हैं, लाइक मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। द वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर यानी कि WBGT इस मेजर ऑफ, किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ये किया जाता है हीट स्ट्रेस को। ये कुछ इस तरह का इक्विपमेंट होता है, ये कॉमनली यूज होता है असेस द रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। जो हीट रिलेटेड इलनेस होती हैं, या जो पर्टिकुलरली जो आपके आउटर एनवायरनमेंट या वर्क स्पेस होता है ना, जहाँ पे हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कंसर्न करने प्रॉब्लम होती है, कंसर्नेबल प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे इस टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है इस टूल का कि डिटरमाइन करने के लिए कि अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर और जो गाइडलाइंस होती हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, उनको मेजर करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ओशन करंट? ठीक है, प्राइमरी ड्राइवर क्या है ओशन करंट का? वो है हमारा वाइंड। ओशन करंट क्या होते हैं ना, ये कंटिन्यूस होते हैं, डायरेक्ट मूवमेंट होता है सी वाटर का ओशन विद इन ओशन, ठीक है। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट में अराउंड द ग्लोब, एंड इन्फ्लुएंस करते हैं जो उसके आसपास के जो रीजनल क्लाइमेट्स होते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं और उनके पैटर्न को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ओशन करंट होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सरफेस करंट और डीप करंट। सरफेस करंट वो होता है जो कि ड्राइवन होता है प्राइमरली बाय वाइंड। तो हमारा जो यहाँ पर ये जो वाइंड इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये मोस्टली सरफेस करंट के, ओशन के सरफेस करंट को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, ठीक है। और जो डीप ओशन करंट होता है वो हमारा डेंसिटी ड्राइवन बाय होता है, डेंसिटी यानी कि जो डिफरेंट टेम्परेचर और सैलिनिटी वेरिएशन होता है ना, बेसिकली उनके वजह से जो डेंसिटी है उनके चेंज में, उसकी वजह से वो ड्राइवन होता है। यहाँ जो हमारा प्राइमरी ड्राइवर है वाइंड, वो हमारे क्या कहते हैं सरफेस करंट को ड्राइव करता है। which where the phenomena is associated with the formation of ice crystals falling from the high altitude clouds। मतलब बेसिकली हाई एल्टीट्यूड क्लाउड से जो आइस क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्नो। द प्रोसेस ऑफ द सन हीटिंग द अर्थ सरफेस एंड द सरफेस रेडिएटिंग हीट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज रेडिएशन। देखो क्या होता है कि जब हमारा सन की जो सन है ना, वो हीट करता है अर्थ की सरफेस को, और वो हीट दोबारा से अर्थ की सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द टर्म आइसोबार रिफर्स टू लाइंस कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल, अगर इक्वल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं आइसोबार्स के, तो उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, the jet stream is a high altitude fast flowing air current that influences weather pattern, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम होता है ना हाई एल्टीट्यूड पे, वो उसका जो फास्ट फ्लोइंग एयर करंट है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे जो भी वेदर का पैटर्न है उसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय? देखो ड्राई लैंड है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि वहाँ पे पानी की कमी है, राइट। तो इसका आंसर होगा लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच फार्मिंग प्रैक्टिस इज कॉमनली यूज इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर टू कंजर्व मॉइस्चर इन द सॉइल? ठीक है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो हम यूज़ करते हैं? वो है कॉन्ट्र प्लॉइंट। कॉन्ट्र प्लॉइंट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में मॉइस्चर को सॉइल के अंदर कंजर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज वेल सुटेड फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड ड्राउट कंडीशन? तो वो है वीट, ठीक है। वीट है जो कि आपकी ड्राउट कंडीशन में भी विथस्टैंड कर सकती है, मतलब उस कंडीशन में भी ग्रो हो सकती है, ठीक है।
तो वो जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसके लिए बहुत सूटेबल है. What is the term for a farming system that integrates livestock and crop production in a synergetic manner to maximize resource use? कौन सा ऐसा तरीका या ऐसे कौन सी फार्मिंग सिस्टम है जो कि आपका लाइफ स्टॉक और क्रॉप प्रोडक्शन के सिनर्जेटिक मैनर में यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, बेसिकली वो जो रिसोर्सेज हैं उसको मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ होता है. तो वो है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? ये एग्रीकल्चर सिस्टम है जो कि कंबाइन है डिफरेंट फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे क्रॉप कल्टिवेशन, लाइफ स्टॉक रीडिंग, एक्वाकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक है, ये सब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री और एक सिनर्जेटिक मैनर में वर्क करता है. ठीक है, जो इसका गोल होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे उसे मैक्सिमाइज करना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, मिनिमाइज करना हमारे वेस्टेज को, और इन्हेंस करना सस्टेनेबिलिटी को. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को इन्हेंस करने का काम होता है. बाकी इसमें और आप थोड़ा रिप्ले पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना ज़रूरत हो. नेक्स्ट, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज मॉइस्चर कंजर्विंग टेक्निक सच एज मल्चिंग. ठीक है, मल्चिंग का क्या यूज़ है? ये क्या करती है कि वाटर को कंजर्व करने का काम करती है सॉइल में, यानी कि कंजर्व वाटर इन द सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्राईलैंड फार्मिंग प्रैक्टिस involving the cultivation of drought resistant crops in depression where water accumulates. ठीक है, क्या होता है कि ऐसी कंडीशन या ऐसे डिप्रेशन में क्रॉप को लगाना, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को, जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो, उस कंडीशन को या उस ट्रेडिशनल मेथड को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बेसिन फार्मिंग. बेसिन फार्मिंग कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है, जिसे हम बेसिन इरीगेशन भी कहते हैं. बेसिकली ये इरिगेशन का वो मेथड है जहाँ पे हम जो क्रॉप है उसको सैलो बेसिन या डिप्रेशन कंडीशन होती है, डिप्रेशन में ग्रो करते हैं. ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि जो वाटर है वो इन बेसिन में कलेक्ट किया जाता है और वो प्लांट, मतलब जो प्लांट या क्रॉप हमारी जो है वो धीरे धीरे उन्हें सॉलो करती है, धीरे धीरे उन्हें ऑब्जॉर्व करने का काम करती है प्लांट रूट के थ्रू. ठीक है, उस कंडीशन को या इस प्रैक्टिस को हम बेसिन फार्मिंग कहते हैं. नेक्स्ट, What is the primary challenge faced by farmers in dryland region? देखो, हमें अगर आप समझते हो ना, टॉपिक से ही समझ जाओगे कि देखो ड्राईलैंड है तो एक्सेसिव रेनफॉल तो हो ही नहीं सकता, राइट. सॉइल सैलिनिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वाटर लॉगिंग भी उस कंडीशन में होता है जब आपके जो क्रॉप है उसको एक्सेस अमाउंट में वाटर मिलता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, जो कि यहाँ पर ड्राईलैंड में हो ही नहीं सकती. तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो ये है कि इनसफिशिएंट एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, कि यहाँ पर जो हमारे रेनफॉल है वो इनसफिशिएंट है, तभी तो वो ड्राईलैंड है ना. ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल है कि मतलब हमें पता नहीं कि वो कब होगी. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट है, which of the following is a common dryland farming method where crops are grown in alternative strip to reduce water runoff and soil errors? कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम ऐसे इस तरीके से फार्मिंग करते हैं कि वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हो जाए. लाइक मानो अगर आपकी एक क्रॉप यहाँ पे लगी है तो उसके जस्ट बगल में आपकी दूसरी क्रॉप लगी है. ठीक है, उस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस को हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. ये कुछ इस तरीके से दिखता है. देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें देख रहे होगे, ये इन्होंने यहाँ पे मेज लगाया है, मेज के जस्ट बगल में यहाँ पे लगा है सोयाबीन, एंड सोयाबीन के यहाँ पे जस्ट बगल में ओट्स. तो ये इस तरीके की प्रैक्टिस को हम स्ट्रिप प्रैक्टिस या स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर आवर प्रैक्टिस इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन एसोसिएशन विथ ट्रीज टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, कौन सी ऐसी प्रैक्टिस होती है जो यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कि जब एग्रीकल्चर को ट्रीज के साथ कंबाइन करके या उनका एसोसिएशन करके प्लांट करते हैं या यूज़ करते हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ओवरऑल इंक्रीज हो जाए, तो उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ क्रॉप्स इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर. देखो, अगर आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करना चाहते हो, मतलब ड्राईलैंड में एग्रीकल्चर करना चाहते हो, वहाँ के लिए अगर आप कोई क्रॉप चॉइस करोगे तो उसका जो मेन फीचर है या मेन फैक्टर है वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, कैसा वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है. लाइक अगर वो बहुत ही कोल्ड एनवायरनमेंट है तो वहाँ के उस हिसाब से क्रॉप लेनी होगी.
बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट है, लाइक जैसे डेजर्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ के लिए उसी हिसाब से क्रॉप लेना होगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा वहाँ का टेम्परेचर है और कैसी आपको क्रॉप उसके लिए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। व्हाट इज जीरो टिलेज फार्मिंग इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एम एट अचीविंग। देखो पहले तो समझो कि टिलेज क्या होता है, फिर हम जीरो टिलेज समझेंगे। टिलेज क्या होता है कि जब आप कोई भी क्रॉप लगा रहे होते हैं ना, तो उससे पहले फील्ड प्रिपेयर करने की स्टेज होती है, जहाँ पर आप पूरी सॉइल को पूरा टिलेज करते हो, यानी कि प्लॉ करते हो पूरी फील्ड को अच्छे से। तो उसको हम टिलेज बोलते हैं कि आपने पूरी जो सॉइल है उसको ऊपर नीचे उसको पूरा खोद दिया। तो वो जो प्रोसेस होती है ना कि पूरे खेत को जो जोतने वाला कहते हैं, लाइक दैट प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं टिलेज। ठीक है। और जीरो टिलेज मतलब लाइक आपने क्या किया, आपका फील्ड को कुछ टच नहीं किया, आपने सीधे अपना सीड लिया और उसे आपने एक स्पेसिफिक प्लेस पे प्लांट कर दिया, उसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज। ठीक है। तो जीरो टिलेज क्या होता है कि मिनिमाइज करता है सॉइल इरोजन को, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप कॉमनली ग्रोन इन ड्राईलैंड एरियाज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है। तो ऐसी जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है जो हमारी सबसे कॉमनली यूज ग्रो होती है हमारी अफ्रीका और एशिया में, वो है सॉरगम। ठीक है। ये दोनों कंट्री में ये बहुत कॉमनली ग्रो होती है। What is the term for a dryland farming technique that involve planting crops on elevated mounds or ridges to improve drainage and moisture retention? ऐसी इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रिज एंड फूरो कल्टिवेशन। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ऐसे सॉइल को इस तरीके से रिजेस बनाए जाते हैं और उसके ऊपर आप प्लांट करते हैं। तो उस टेक्निक को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके ड्रेनेज और मॉइस्चर रिटेंशन को। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे होगे ना, पिक्चर देख के समझ रहे होगे ना, ये कुछ इस तरीके से जो हमारा ये पार्ट है ना, यहाँ पे ये क्रॉप लगी है। ठीक है। Which of the following factors contribute to soil degradation in dryland agriculture? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है सॉइल डिग्रेडेशन में? वो है ओवरग्रेजिंग बाय लाइवस्टॉक। इसकी वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है वो एग्रीकल्चर का मेन फैक्टर में इसे कह सकते हो। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सॉइल डिग्रेडेशन में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है। जो प्राइमरी पर्पस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, वो क्या है, उसका क्या रोल है? तो वो क्या है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर, ताकि जो हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसमें ऑलरेडी हमें पता है कि वहाँ पे जो वाटर है वो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है कि वहाँ पे जो इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए मोस्टली रेन वाटर का यूज़ किया जाता है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स growing crops in depressions or low-lying area to capture and retain rainwater। मतलब ऐसे कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिससे क्या ऐसे डिप्रेशन में या लो लाइंग एरिया में ग्रो करते हैं ताकि वाटर का रिटेन कर सके, रेन वाटर को रिटेन करा हो वहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। ठीक है। विच क्रॉप इज कॉमनली एसोसिएटेड विद एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन ड्राईलैंड एरियाज। ठीक है। ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कि इन एरियाज में, यानी कि जो ड्राईलैंड एरियाज है वहाँ पे इजीली ग्रो हो सकती है। ठीक है। तो वो है मिलेट्स। मिलेट्स लाइक आपका भी हमने पहले पढ़ा था sorghum का, बाजरा, ये सब मिलेट्स के ही होते हैं। इन ड्राईलैंड फार्मिंग व्हाट डज द टर्म ड्राई फार्मिंग टिपिकली रिफर टू। ड्राई फार्मिंग का क्या मतलब होता है? ड्राईलैंड फार्मिंग ये क्या होता है, जो कल्टिवेटिंग क्रॉप्स होती हैं विदाउट इरीगेशन, बिना पानी के जो क्रॉप्स कल्टीवेट होती है उन्हें हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। विच सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस इज बेनिफिशियल फॉर इम्प्रूविंग वाटर रिटेंशन इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। कौन सा जो सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जो हमारे जो वाटर रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए बेनिफिशियल होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में? वो है ऑर्गेनिक मल्चिंग। ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।